हिंदी का अपमान मत करो, हम भी तमिल में आपसे संवाद कर सकते हैं। हम तमिल का सम्मान करते हैं तो आप राष्ट्रभाषा का सम्मान तो करो। वरना उनके मन में ये होता है कि भाई हम तो आपका सम्मान करें, आप मेरी भाषा का तो कुछ भी सम्मान नहीं करते। हम तो नमस्कार कह दें आपको, लेकिन आप वड़क्कम कहना भी नहीं जानते, तो हम कैसे मानें कि आप इस गुड मॉर्निंग तो जानते हो, आप जर्मन फ्रेंच तो बोलते हो, लेकिन अपने ही देश की भाषा को नहीं जानते। तो ये ज्ञान परंपरा इस रूप में ला रहे हैं हम भाषा में। और संस्कृत को हमने एक बहुत ही प्रमुखता से विषय रखा है। अगर उसको हम एनसीएफ के तहत एक रेगुलर सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा सकते अगर द्विभाषा में, तो हमने उसकी एक 20-20 पीरियड का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक संस्कृत की कॉम्पिटेंसी का, अनिवार्य कॉम्पिटेंसी का वैल्यूएटिव एक हमने कोर्स तैयार किया है कि जिससे कि हमारे बोर्ड से 12वीं पास करने के बाद बच्चे को गीता के किसी श्लोक का अर्थ पूछने के लिए किसी दूसरे की बैशाखी का सहारा न लेना पड़े। उसे अगर अपने किसी मूल्यबोध की जानकारी लेनी हो, अगर उसे विदुर नीति का अर्थ जानना हो, उसे अगर चाणक्य नीति जाननी हो, अर्थशास्त्र पढ़ना हो, जो सामान्य संस्कृत के वाक्य हैं, श्लोक हैं, वैदिक मंत्रों के लिए भले ही उसे सहारा लेना हो, लेकिन जो व्यावहारिक लौकिक संस्कृत है उसमें लिखे हुए नीति सार, नीति वाक्यों, सुभाषितान और जो ज्ञान परंपरा हमारी उसके गर्भ में छिपी हुई है संस्कृत साहित्य के 80%, उसको जानने का प्राथमिक बोध हो और आकर्षण हो उसमें प्रवेश करने, इतनी संस्कृत पढ़ा दें। और अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे। एक सवाल हो सकता है पीछे किसी के मन में, वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं। मैं जानता हूं भी अंग्रेजियत का भूत खत्म नहीं हुआ है, और ठीक है, मैं किसी भाषा का विरोध नहीं मुझे, इसलिए मैंने अंग्रेजी का भूत नहीं कहा, अंग्रेजियत का भूत कहा। भाषा जानना तो हमारा सामर्थ्य, लेकिन हम आपको जब इंग्लिश पढ़ाएंगे ना, तो आप इंग्लिश की सारी ग्रामर, सिंटैक्स, फोनोम सब जानेंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ते समय भी भारत को पढ़ेंगे, यूरोप नहीं पढ़ेंगे। और उस तरह बनाएंगे, एक पंक्ति में संकेत दे रहा हूं ना, एक एक विषय पर तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक पंक्ति में संकेत समझ लीजिए कि हम बच्चे को इस तरह इंग्लिश पढ़ाएंगे कि वो स्वामी विवेकानंद की तरह भारत की सनातन संस्कृति के मूल्यों को शिकागो में जिस तरह उन्होंने ध्वज फहराया, यूरोप में फहराया, उस तरह समर्थ हो। हम उसको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो परमहंस योगानंद की तरह पढ़ाएंगे, उसको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तो स्वामी राम तीर्थ की तरह तैयार करेंगे, हम उसको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो महर्षि अरविंदो गढ़ेंगे उसके अंदर व्यक्तित्व में। हम उसके अंदर टूटे फूटे, खंडित, भ्रमित, लुंज पुंज, बिखरे हुए व्यक्तित्व नहीं पैदा करना चाहते। एक आम वाक्य कह रहे हैं कि लर्निंग ए लैंग्वेज इज लर्निंग ए कल्चर। सही है वो। एक भाषा को पढ़ने का मतलब होता है उस संस्कृति को पढ़ना, क्योंकि संस्कृति के गर्भ से ही भाषा का उद्भव होता है। लेकिन आज की बहुभाषिकता के युग में हम किसी भाषा को इस मेटाफर का उलट सकते हैं कि हम तुम्हारी भाषा मंडारिन पढ़ाएंगे अगर, रसन पढ़ाएंगे अगर, हिब्रू पढ़ाएंगे तो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि तुम्हारे टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ाएंगे कि हम अपनी जो मूल अच्छी बातें हैं तुम्हें तुम्हारे हिब्रू में करके दिखाएंगे, जैसा कि दारा शिकोह ने संस्कृत पढ़ के हमारे उपनिषदों की फारसी में व्याख्या करके, अनुवाद करके भेज दिया, और उनके डॉक्टर वर्नियर के माध्यम से गया फ्रेंच, और डुपरॉन ने उसका फ्रेंच में अनुवाद किया, सापेनहार ने जर्मन में अनुवाद किया, श्रीगल बंधुओं ने जर्मन में किया, और पूरे यूरोप का 17वीं 18वीं शताब्दी का रूपांतरण हमारे उपनिषदों की धारणा के आधार पर हुआ, और हम पिछड़े रह गए। तो दूसरों की भाषा को जानो, दूसरे की संस्कृति को जानो, लेकिन किस रूप में जानो। ओम विश्वानिदेव सवितुर दुर्तानि परासुव यत भद्रम तन्नासुव। जो नोबल थॉट्स हैं वो पास में आए, जो अच्छे विचार नहीं है वो दूर जाएं। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः
लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हम सारे विचारों का अभिनंदन करें, गवाक्षों को खोले रखें कि ताकि फिल्टर होकर के हमारे पास ज्ञान आए। लेकिन ऐसा ज्ञान हम दूसरा नहीं लेंगे कि हमारे भारतीयता के मूल आशियाने को ही उखाड़ के फेंक दे। जिस तरह से तंबू उखड़ा हुआ है हमारे विचारों का, तमाम तरह के परिवार के स्तर पर विघटन, मूल्यों के स्तर पर विघटन, व्यक्तित्व के स्तर पर विघटन, तमाम तरह के, अगर आप उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता, घर घर में देखेंगे। और हम किसके पीछे पड़े हैं? उस शिक्षा व्यवस्था के जिसमें शीर्ष स्तर पर अमेरिका है और स्कूल के बच्चे अपने बच्चों को इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके 100 बच्चों को गोलियों से भून देते हैं। हम उस दिशा को आदर्श समझ करके उधर भागते चले जा रहे और भारतीय मूल्यों को पिछड़ा मान रहे। हम भाषा को इस तरह पढ़ाएंगे। अब मैं आता हूं मैथमेटिक्स पर, कि मैथमेटिक्स पर ज्ञान परंपरा कैसे लाएं। मैथमेटिक्स में मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं, हाई स्कूल तो सभी लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ना अनिवार्य था, पढ़े ही होंगे। तो हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? ज्यामिति का पिता कौन है? अब तक किताबों में तो पढ़ते रहते हैं, यूक्लिड। और कोई नाम आता है तो दूसरा नाम, और नाम गिनाइए उसी ज्यामिति क्षेत्र में। पाइथागोरस। और कोई नाम? हाँ, बोधायन। इनके लिए ताली बजाइए। इस अकाल में, कि जिस शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा अकाल पैदा कर दिया है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से बिल्कुल कटे हुए हैं। हम कह रहे हैं पाइथागोरस को सम्मान दो, यूक्लिड को सम्मान दो। जितने भी विश्व में जितने भी ज्ञान के सर्जक हैं उनका हमें अभिनंदन और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति है ये। लेकिन अपनी धरा से, अपनी धरती से अगर गौरवपूर्ण ढंग से और प्राचीनतम संस्कृति के प्राचीनतम कालखंड से अगर किसी क्षेत्र में ज्ञान सृजन हुआ है तो उसको भी तो महिमा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बौधायन का शुल्ब सूत्र, कात्यायन का शुल्ब सूत्र, मानव का शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ का शुल्ब सूत्र, इतने शुल्ब सूत्र हैं। और जो ये यज्ञ बनती है ना, वेदियां, इसके 75 तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स पाए गए हैं वैदिक काल में। कितने तरह के? 75 ज्योमेट्रिकल शेप्स। लेकिन हम बौधायन का नाम तक नहीं जानते। भगवान बुद्ध की शादी का प्रसंग किसी ने सुना है? कैसे शादी हुई? भगवान राम की शादी का तो सभी जानते हैं कि धनुर्विद्या से हुआ, परीक्षण पर। सिद्धार्थ की शादी कैसे हुई थी? किसी ने पढ़ा है कहीं ललित विस्तार में? मैं बताता हूं। यशोधरा के पिताजी ने एक स्वयंवर किया और विभिन्न ज्ञान परंपरा का शास्त्रार्थ करके अपना दामाद चुनने की बात की। एक अर्जुन नाम के मैथमेटिशियन उस समय के थे और उन्होंने जितने भी राजकुमार शादी के लिए आए थे उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। गणित के कई प्रश्न ऐसे थे जो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। सिद्धार्थ से जो पूछा गया तो उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और अंक गणित में उन्होंने 10 to the power 47 तक की गणना करके दिखा दी। 10 to the power 47। उसके बाद शादी होती है। ये बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में चर्चा है। बाल्ख का बार्मकेट, एक इतिहासकार बताते हैं कि जो अब्बासीद डायनेस्टी का अंसार अल अंसार राजा था, वो 9वीं शताब्दी में सिंध से ब्रह्मगुप्त का स्फुट सिद्धांत सिंध इंद नाम से ले मंगाया और बाल्ख में बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जो भारत की ज्ञान परंपरा वहां संरक्षित थी, बर्मीक नाम के उसमें जो चीफ मॉनेस्ट्री के हेड थे, उनको जब आक्रमण करके वहां बुलाया मॉनेस्ट्री को और सारे गणित के हमारे सूत्रों का फारसी अरबी में अनुवाद कराया। वहां से जाती है गणित अरब में, वहां से जाती है टोलसेडो स्पेन में, और फिबोनाची का नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में। फिबोनाची
वो अपने किताब में लिखता है कि ये गणित की परंपरा हमने भारत से सीखी, जो अरब के माध्यम से हमारे बीच आई। लेकिन हम एक पंक्ति से छुटकारा कर देते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का अपनी पुस्तकों में कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, बस यही समाप्त। भारत की ज्ञान परंपरा गणित की समाप्त। आइंस्टीन कहता है अगर ये दशमलव प्लेस वैल्यू सिस्टम अगर भारत ने नहीं दिया होता तो हम सापेक्षता का सिद्धांत नहीं दे पाते। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हेजनबर्ग कहता, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, हेजनबर्ग सिर्फ अपने संस्मरण में मानता है कि जैन का अनेकांतवाद अगर स्यातवाद नहीं पढ़ा होता और बुद्ध का शून्यवाद क्षणवाद नहीं पढ़ा होता तो मुझे हेजनबर्ग को उनसे कहा कि मुझे अपनी प्रिंसिपल बनाने में दिक्कत होती। लेकिन हम नहीं पढ़ना चाहते। हम लिख देंगे अगर ब्रह्मगुप्त की बात, भास्कराचार्य की बात, हम अगर लिखेंगे लीलावती की बात, हम नारायण पंडित की बात लिख देंगे, हम आर्यभट्टी की बात करेंगे, इस केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, रामानुजन की बात करेंगे, तो लोग कह देंगे कि किसी पार्टी के एजेंडे की बात कर रहे हैं। भाई पार्टी एजेंडा नहीं है वो, ये भारत का एजेंडा है। पार्टी एजेंडा तो इधर उधर की बातें कर सकती है कोई पार्टी, बिना किसी शोध के ज्ञान परंपरा की बात भी लोग उछाल देते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन भ्रामक ज्ञान परंपराओं से जो देश को कभी कभी गुमराह कर देते हैं हम लोग, उससे भी नौजवानों का विश्वास टूटता है। हमें प्रामाणिक ज्ञान परंपरा को अपनी पुस्तकों में लाना होगा ताकि वो साहस से दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में जाने के बाद भी वो प्रामाणिक रूप से कह सके कि हाँ ये हमारी ज्ञान परंपरा जो है ये पुष्ट है, शोधपूर्ण है, इसमें कहीं कोई अतिरंजना नहीं है, इसमें कोई काल्पनिकता नहीं है, इसमें कोई मात्र फैंटेसी नहीं है। और जिसमें फैंटेसी अभी दिख रही है उससे हमें परहेज करना चाहिए उन बातों को कहने से। ज्ञान परंपरा जितना प्रमाण है उतना ही पहले सिखा दो बच्चों को ठीक से। तीसरी बात आती है साइंस टेक्नोलॉजी की। एक बड़ा आरोप लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साइंस टेक्नोलॉजी कहां है? टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं भारत में। तो आप क्या चाहते हो कि टेक्नोलॉजी विहीन भारत बनाना चाहते हो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करके? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैं आपको संकेत दे रहा हूं। एक वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद का। कितने लोगों नाम सुना है बंधुओं? बहुत अच्छी बात है, कम से कम कणाद का नाम बहुत लोगों ने सुना है। हाँ, बस उतना ही सुना ना कि और आगे भी? मतलब वो तो एक पंक्ति एनसीईआरटी किताब में भी लिखा रहता है। जब डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ाया जाता है तो 2 लाइन लिख दिया जाता है उसमें कि महर्षि कणाद ने भी वैशेषिक दर्शन में परमाणु की बात की थी। खत्म। पूरी ज्ञान परंपरा हमारे विज्ञान की खत्म। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, मैं भी नहीं जानता था कि वैशेषिक दर्शन में विश्व के भौतिक पदार्थों के संगठना के पीछे एक वैज्ञानिक पद्धति प्रक्रिया क्या है, उसकी एक विश्व का प्रथम व्याख्या का प्रयास है। मैं नहीं कहता हूं कि अंतिम है वो। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आज कहा गया है विज्ञान में सब पहले कह दिया गया था, इस तरह का झूठ नहीं परोसना है हमको। हम लेकिन बच्चों को यह बताना जरूर चाह रहे हैं कि भारत की हमारे पूर्वजों में ज्ञान प्राप्त करने की एक तर्क संगत, प्रक्रिया संगत, एक वैज्ञानिक सोच पद्धति थी। और वो महर्षि कणाद का दर्शन आपको स्पष्टता बताता है। महर्षि कणाद कहते हैं, 1 मिनट में बता रहा हूं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य विशिष्ट के आधार पर बना है। जो भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर, द्रव्य क्या है? पंचमहाभूत के अलावा दिक् काल, टाइम एंड स्पेस। जो न्यूटन 17वीं शताब्दी में टाइम स्पेस की बात करता है, वो वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों की बात में 2 उनके दिक् काल हैं और 2 हैं मन और आत्मा, स्पिरिट, और बाकी आकाश, जलवायु, अग्नि और पृथ्वी, गुण और कर्म। फिर कहते हैं ये कॉम्बिनेटिव होते हैं, एक दूसरे से संयोजित होते हैं।
कुछ सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। तो जो पदार्थ जाना जाता है अपने विशिष्ट गुणों से, अगर इस दर्शन को हम जान लेना तो आम जीवन में भी प्रयोग करेंगे तो कभी हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगेगा अगर यहाँ 500 लोग बैठे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में, सब में जितने बैठे हैं, एक कॉमननेस क्या है कि हम सभी मनुष्य हैं। हम सबके अंदर संवेदना है, शौर्य है, बुद्धि है, चेतना है, और हर की अपनी अपनी यूनिकनेस है, सबकी अपनी अपनी डाइवर्सिटी नहीं है। जहां हम शब्द प्रयोग करते हैं डाइवर्सिटी, वहीं भेद शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि कॉमननेस एंड यूनिकनेस। और ये वैशेषिक दर्शन से अगर हम अपने समाज विज्ञान की किताबों में भी ले जा रहे हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड के घटकों में कुछ समानताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं, असमानताएं नहीं, विशिष्टताएं। और वी हैव टू अप्रिशिएट द यूनिकनेस। अगर हमें अच्छा व्यक्तित्व, बच्चे का वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनानी है तो उसके अंदर विशिष्टता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना सिखाना होगा। ये वैल्यूज चाहिए, ये विज्ञान सिखाता है हमारा महर्षि कणाद का। और न्याय दर्शन क्या कहता है? महर्षि गौतम का न्याय दर्शन नाम सुना है लोगों ने? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। उसी को सुधारने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आइए साथी बनिए। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, अच्छा रिसर्च किसी ने किया इसमें से, पीएचडी वगैरह कोई ऐसा है? आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है रिसर्च से पहले। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जितने भी स्टेप हैं महर्षि गौतम के 2500 साल पहले के न्याय दर्शन में सत्य तक पहुंचने के लिए अन्वेषण की पद्धति में सारी बातें लिखी हुई है। आज भी अगर उठा के न्याय दर्शन को देखिए तो आपको लगेगा चाहे पार्लियामेंट में बहस हो रही हो, चाहे टीवी पर बहस हो रही हो, चाहे वो किसी विद्यालय में शास्त्रार्थ हो रहा हो, चाहे व्यक्तिगत रिश्तों में संवाद हो रहा हो, महर्षि न्याय के दर्शन के, न्याय दर्शन गौतम के न्याय दर्शन के अतिरिक्त आपको कुछ भी नया प्रकार नहीं दिखेगा। और महर्षि गौतम क्या कहते हैं, हमारी भारत की सनातन क्या कहती है, मोक्ष क्या है? क्या है मोक्ष? मोक्ष ये नहीं है जो रोज परोसते रहते हैं 6-6 घंटे लोग। मैं किसी के बारे में कोई अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन 6-6 घंटे जो तमाम प्रवचनों में परोसते रहते हैं मोक्ष को, भारत की मूल सनातन संस्कृति मोक्ष की बात क्या कहती है? अटेनमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज इज लिबरेशन। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन मात्र है, प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति। अटेनमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज इज द ओनली मीडियम फॉर द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। लेकिन ये हम बच्चों को नहीं पढ़ाते इस ज्ञान परंपरा कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज और अटेनमेंट नॉलेज थ्रू वैलिड प्रोसेस, और वो वैलिड प्रोसेस न्याय दर्शन में लिखा हुआ है। और ये बताइए कि अगर साइंस बिल्कुल हमारे यहां टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मीनाक्षी मंदिर कैसे बनता? इतने बड़े बड़े फोर्ट कैसे बनते अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं मालूम थी तो? अनिकट का डैम चोल साम्राज्य का जो करिकल चोल ने बनवाया अब से 2000 साल पहले तमिलनाडु में, दुनिया का प्राचीनतम अभी भी अद्यतन प्रवहमान डैम है पूरी दुनिया का, ओल्डेस्ट स्टिल इन यूज। उस डैम के बारे में कहीं किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्या 2000 साल पहले बिना हाइड्रोलिक्स जाने, बिना फ्लूइडिटी जाने, बिना मैकेनिक्स जाने, बिना वेलोसिटी जाने, बिना मूवमेंट जाने, बिना सिविल इंजीनियरिंग जाने, बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाने, बिना हाइड्रो इंजीनियरिंग जाने बन सकता था डैम? क्या? लेकिन हमें ये पढ़ाया जाता है कि नहीं नहीं, हम तो जादू टोनों वालों देश के लोग हैं, हम तो अंधविश्वासियों को देश हैं, हम तो भयभीत होकर के गडरियों के गीत गाने वाले पूर्वजों के संतान हैं, हम तो मदारियों के संतान हैं। और हमने मान लिया कि मदारियों के संतान, और उनको मान लिया कि आप महान हैं और उनके उपभोक्ता हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में मैकाले के प्रयास से 1835 के बाद
साजिश करके हमारे सारे टेक्स्ट बुक में, पेडागॉजी में, असेसमेंट में, सारी चीजों से भारत को बहुत ही साजिशन हटा दिया गया। या तो हीन भावना पैदा की गई या हटा दिया गया, और अभी भी कमोबेश चला आ रहा है। सोशल साइंस की बात करते, उसमें तो फॉल्ट लाइन ही है। अंग्रेजों ने ऐसा हमारे इतिहास के नीचे एक ऐसा बारूद बिछा दिया है कि भारत को दो टुकड़ा तो होना पड़ा उसी बारूद की वजह से। बाकी और कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बारूद जो बिछाया था उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि द्रविड़ अलग हैं, आर्य अलग हैं, उन्होंने कहा कि आस्ट्राइड अलग हैं, ट्राइबल अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, रीजन अलग हैं, ये देश कभी एक था ही नहीं, विभिन्न फिलॉसफी अलग हैं, विभिन्न धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं, बुद्ध धर्म वेदों का विरोधी है, जैन धर्म बुद्ध धर्म के विरोध में खड़ा है, सिख धर्म हिंदू धर्म से सनातन धर्म का विपरीत है, संगम लिटरेचर दक्षिण का बिल्कुल उत्तर भारत का विरोधी है। ये सारी चीजें उन्होंने पूरा पिरो करके हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही खूबसूरती से एक विष की तरह डाल दिया, तरल, और आज भी उससे जूझ रहे हैं, पूरी तरह जूझ रहे हैं। हम मान बैठे हैं कि हमारी फिलॉसफी में एकता नहीं थी। हम अपनी पुस्तकों के माध्यम से आप पाएंगे कि मैंने कहीं चर्चा इस तरह से नहीं की है कोई प्रवचन के रूप, लेकिन पाठों के माध्यम से, चाहे वो हिंदी साहित्य की किताब है, चाहे संस्कृत की किताब है, चाहे वो इंग्लिश की किताब है, चाहे सोशल साइंस की किताब है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आप वहाँ पर हर जगह आपको भारत की प्रामाणिक एकता के सूत्र ही दिखाई पड़ेंगे, और जो उनकी साजिश है उसका शोध परक वर्तमान में जो नैरेटिव है उस नैरेटिव का प्रवेश मिलेगा, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी भावनात्मक एक्सेसिव नैरेटिव। हम बिल्कुल ये नहीं है कि उसने एक एक्सट्रीम रखा तो हम दूसरा एक्सट्रीम परोस दें। हमें एक वैलिड लॉजिकल बात कहनी है, जाकि बाद में युवा हमसे न कहे आपने क्या पढ़ाया है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। सोशल साइंस में जो हम पढ़ते हैं, आप लोग अभी गौर से देखिएगा, जो सोशल साइंस के शिक्षक होते हैं और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकेंगे, उत्तर भारत केंद्रित, पश्चिम नॉर्थ वेस्ट केंद्रित पूरा का पूरा इतिहास दिखता है, युद्ध केंद्रित इतिहास कहीं ज्ञान परंपराओं के सृजन की श्रृंखला के रूप में नहीं दिखता। ये नहीं दिखता कि विगत 4-5 हजार वर्षों में भारत में समय समय पर जो परिस्थितियां आई, उनका सामना करने के लिए भारत ने कैसे कैसे ज्ञान सृजन किए हैं। हर क्षेत्र में, खगोल विज्ञान में, गणित में, दर्शन में, वैचारिकी में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, मिनरल साइंस में, वाटर कंजर्वेशन में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स की बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, वोकेशनल की बात करें तो शिल्प संगीता में, आर्किटेक्चर की बात करें तो समरांगण सूत्रधार में। मैं ऐसे ग्रंथों का नाम गिनाऊं तो बहुत घंटों लग जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो 11वीं 12वीं शताब्दी तक, उसके पीछे के अतीत के 3000 वर्षों में हर डोमेन में एक सार्थक ज्ञान सृजन न हुआ हो। लेकिन हम उसको नहीं पढ़ाते, इसलिए हमें गौरव नहीं होता। हमें मान के चलते हैं कि हम तो नकल करने के लिए ही हमारी संस्कृति है। तो नकलचियों से इतिहास नहीं बनता। इतिहास का निर्माण करता है इनोवेटर, आविष्कारक। नकलची सिर्फ नकलची रह जाता है, ओरिजिनलिटी, मौलिकता नहीं होती। मौलिकता के लिए जरूरी है कि हम ऐसे बच्चों का सृजन करें जिनके अंदर नौकरी परखता नहीं। हम समाज विज्ञान के माध्यम से भी इस तरह पढ़ाएं कि उनके अंदर इतिहास से, उस अतीत से सीख कर वर्तमान में कैसे एक भारतीय नागरिक समर्थ नागरिक हो सके, और अखंड भारत के निर्माण में कैसे एक सहयोगी नागरिक हो सके, और भविष्य की 21वीं सदी की आने वाली चुनौतियों का चिन्हांकन करने का कैसे सामर्थ्य आ सके उनके अंदर। वो सामर्थ्य विकसित करना, वो ज्ञान सृजन पैदा करने का नेतृत्व पैदा करना बच्चों के अंदर, ये आवश्यक। अन्यथा ऐसे ही कोई अमेरिका का भी आंख तरेर देगा
तो कभी चाइना तरेर देगा और हम भावनात्मक रूप से बातें करते रह जाएंगे। अगर आज हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नहीं आगे बढ़ते हैं, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं आगे बढ़ते हैं, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आगे बढ़ते हैं, हम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अभी मिनरल साइंस में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अगर एनर्जी क्राइसिस को डील करने के लिए वैकल्पिक टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को सामर्थ्य नहीं विकसित करते हैं, तो हम एक सशक्त राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र और विकसित राष्ट्र की कल्पना दूर की कौड़ी होगी हमारे लिए। और इसका एकमात्र फाउंडेशन है शिक्षा व्यवस्था, दूसरा और कोई स्वरूप नहीं है। लोग बड़ी बड़ी सड़कें गढ़ सकते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज बना सकते हैं, सैटेलाइट भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, सूरज तक भेज सकते हैं लोग, लेकिन अगर व्यक्ति को गढ़ना है तो सिर्फ आप कर सकते हैं। और व्यक्ति के गढ़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षा व्यवस्था में। एक कथानक है, चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि सबसे सशक्त राष्ट्र होने के लिए सबसे आवश्यक क्या होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने पूछा कि राजा आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कोश बड़ा होना चाहिए, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ा विस्तार होना चाहिए हमारे क्षेत्र का, तब सशक्त हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा ठीक है, ये तो आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक है अगर अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें देखो कि वहाँ नई पीढ़ी के बच्चों को कैसा नागरिक गढ़ा जा रहा है। और अगर तुम उनसे बेहतर नागरिक नहीं गढ़ सकते हो तो तुम अशक्त राष्ट्र हो। और ये निर्माण कहाँ से होगा? शिक्षा से।